हेलो, वेलकम बैक टू लेट्स स्टार्ट साइकोलॉजी विद अभिलाषा यादव। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो हम पहले 4 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 5वां चैप्टर, संवेदी, अवधानिक और प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं, यानी कि सेंसरी, अटेंशनल और जो परसेप्चुअल प्रोसेस है उनके बारे में। कि जो सेंस प्रोसेस है, मतलब सेंसेस होती है हमारी, उनसे हम कैसे किसी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, तब उसका नेचर समझेंगे। अटेंशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में समझेंगे कि अटेंशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, और साइज के बारे में, स्पेस के बारे में, उसको कैसे परसीव करते हैं, उसका एनालिसिस करेंगे। परसेप्शन में सोशियो कल्चर जो फैक्टर होते हैं उनके क्या रोल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दैनंदिन जीवन में जो हमारे डेली रूटीन में जो हमारे सेंसेस हैं, या सेंसरी, अटेंशनल और जो परसेप्चुअल प्रोसेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि जो हमारा, मतलब इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, हमारा जो एनवायरनमेंट है कि हम उसकी नॉलेज लेंगे, और जो हमारे मतलब चारों तरफ कोई भी स्टिमुलस है उसका नेचर कैसा है, उसके अंदर कैसी डाइवर्सिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। और संवेदन प्रकार्यताएं, मतलब जो सेंसेस के टाइप हैं उसके बारे में, जैसे आइज़ हैं, ईयर है, नोज है, तो हम जो अपने सेंस ऑर्गन से कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको रिसीव कर रहे हैं रिसेप्टर के थ्रू, वो। और जो अवधानिक प्रक्रियाएं, यानी अटेंशनल प्रोसेस, जिसमें सेलेक्टिव अटेंशन की बात करते हैं, डिवाइडेड अटेंशन की बात करते हैं, कि कैसे हम किसी भी स्टिमुलस पर एक साथ ध्यान लगाकर, जब उस पर पूरा ध्यान लगाते हैं, या कि दूसरी चीज़ पे काम करते हुए अपने अटेंशन को डिवाइड करते हैं, या फिर अवधान न्यूनता, अधिकारिता, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात करेंगे। परसेप्चुअल प्रोसेस की बात करेंगे। फिर जो परसेप्चुअल प्रोसेस के हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और स्थान, गहनता और दूरी का प्रत्यक्षण, इसमें बायनोकुलर क्यूज और मोनोकुलर क्यूज की बात करेंगे। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, इल्यूजन, परसेप्शन पर जैसा सोशो कल्चरल का मतलब इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुकी हैं कि हम किस प्रकार अपने ग्राहियों की सहायता से बाह्य और आंतरिक परिवेश में उपस्थित विविध उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। हमने जो लास्ट चैप्टर है उनमें ये देखा है कैसे हम अपने रिसेप्टर के थ्रू अपने एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल, नहीं, एक्सटर्नल और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें जो स्टिमुलस होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं। यद्यपि उनमें से कुछ ग्राहियों का स्पष्ट रूप से प्रेक्षण किया जा सकता है, मतलब कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि हमारी आँख और कान, कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। शेष हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे हम कोई चीज़ कैसे फील कर रहे हैं, जिनका हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते, जो हमारे शरीर के अंदर है, उसमें कुछ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल साधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा, वो है। इस अध्याय में आपका परिचय विभिन्न ग्राहियों से होगा जो बाह्य और आंतरिक जगत से अनेक प्रकार के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जो दृष्टि और श्रवण से संबंधित कुछ रुचिकर प्रक्रियाओं के साथ साथ आंख और कान की संरचना और उनके प्रकारों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित होगा। मतलब इसमें हम जो आईज और ईयर की जो स्ट्रक्चर हैं और उनके कौन कौन से फंक्शन हैं उस पे के बारे में भी बात करेंगे। आप अवधान से संबंधित, अटेंशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानेंगे। जो सेंस ऑर्गन द्वारा जो कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करते हैं, और जो रजिस्टर्ड करके हमारी हेल्प करते हैं। विभिन्न प्रकार के अवधानों का वर्णन उनको प्रभावित करने वाले कारकों के साथ किया जाएगा। अंत में हम प्रत्यक्षण की प्रक्रिया की विवेचना करेंगे, जो जगत को एक सार्थक ढंग से समझने में हमारी हेल्प करते हैं। आपको यह जानने का भी अवसर प्राप्त होगा कि हम किस प्रकार कुछ उद्दीपकों जैसे आकृतियों और चित्रों से कभी कभी धोखा खा जाते हैं, मतलब इल्यूजन के बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं जगत का ज्ञान।
हम जिस जगत में रहते हैं, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं उनमें, वह वस्तुओं, लोगों और घटनाओं की विविधता से पूर्ण है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। आप जिस कक्ष में बैठे हैं उसको देखिए, आपको आसपास की बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे पेंसिल है, एक मतलब बुक है, टेबल है, मोबाइल फ़ोन है, ईयरफ़ोन है, ये सभी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। जैसे अपनी मेज़ है, कुर्सी है, अपनी बुक है, बैग है, घड़ी है, दीवार पर टंगी हुई कुछ चित्र हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, जिनकी हम आकृति, मतलब उनकी क्या शेप है, उनका क्या साइज़ है, कलर है, ये सब डिफरेंट-डिफरेंट होंगे। यदि आप अपने घर के दूसरे रूम में जाएँगे, तो वहाँ भी हमें अलग-अलग चीज़ें दिखाई देंगी कि उसमें कोई अलग तरीके की मतलब फ़ोटो लगी हुई है, वहाँ टेबल अलग है, तो सब चीज़ें अलग-अलग होंगी। यदि आप अपने घर से बाहर जाते हैं, तो आपको और बहुत सी चीज़ें मिलेगी, जिनके विषय में हम जानते हैं। जैसे पेड़ हैं, जानवर हैं, भवन हैं, इनके बारे में देखेंगे। हमारे जो डेली रूटीन की लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो होते रहते हैं हमें, जो हमें काफ़ी नॉर्मल है। हमें इनको जानने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यदि आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये विविध प्रकार की चीज़ें आपके कक्ष या घर या फिर बाहर के परिवेश में है, तो हम यही उत्तर देंगे कि आप अपने आस-पास देखते हैं और उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए हमें पता है कि ये चीज़ें हमारे पास में हैं। ऐसा करने में आप प्रश्नकर्ता को बताना चाहते हैं कि विविध वस्तुओं का ज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रियों, हमने कोई चीज़ देखी है या सुनी है, उससे हमें ये पता चला है। ये ज्ञानेंद्रियाँ मात्र बाह्य जगत से ही नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर से भी सूचनाएँ संग्रह करती हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, ये हमारे जो समस्त ज्ञान का आधार बनती है। ज्ञानेंद्रिय वस्तुओं के विषय में विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर्ड करती है, परंतु रजिस्टर्ड होने के लिए वस्तुओं और उनके गुणों, उनके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, उनकी क्या साइज़ है, क्या शेप है, उनका कैसा कलर है, तो ये चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और जो ये रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, इसको ब्रेन को भी भेजा जाना चाहिए, जो कि उनका मीनिंग बनाता है। ये चीज़ क्या है, तो उसको हम कैसे रिलेट करते हैं दूसरी चीज़ से, इसलिए मीनिंगफुल बनती है। इसलिए हमारे आसपास के जगत का ज्ञान 3 प्रमुख प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। संवेदना यानी कि सेंसेशन, हम किसी चीज़ को कैसे सेंस के थ्रू हमने उसको रिसीव कर रहे हैं। अटेंशनल, हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कितना। और परसेप्शन यानी प्रत्यक्षण। ये प्रक्रियाएँ एक दूसरे से अत्यधिक अंतर संबंधित होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। इसलिए इन्हें अधिकांशतः एक ही प्रक्रिया संज्ञान के विभिन्न अंशों के रूप में यानी कॉग्निशन के रूप में हम समझते हैं। हम कोई चीज़ देखते हैं, उसको कैसे समझ रहे हैं। हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस हैं, कॉग्निशन के थ्रू हम उन चीज़ों को समझते हैं। उद्दीपक का स्वरूप और विविधता यानी कि जो भी हम स्टिमुलस देख रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं। हमारे आसपास के बाह्य परिवेश में विविध प्रकार के उद्दीपक यानी जो भी स्टिमुलस हैं पाए जाते हैं। उनमें से कुछ जैसे घर देखे जा सकते हैं, जबकि कुछ जैसे कि म्यूजिक हो गया, जिसे हम सुन सकते हैं। बहुत से कुछ ऐसे भी स्टिमुलस होते हैं जिन्हें हम सूंघ सकते हैं, जैसे कोई भी मतलब स्मेल है, इस फूलों की सुगंध, फ्रेगनेंस है। कुछ ऐसे मतलब स्वाद होते हैं जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कोई मिठाई है जिसका टेस्ट मीठा बता सकते हैं, कोई चीज़ है जो तीखी है, कोई खट्टा है। जैसे कई ऐसे भी होते हैं जिनको हम केवल टच करके फ़ील कर सकते हैं, कि कोई चीज़ एक मतलब कपड़े का चिकनापन है, जैसे कोई किसी पे तेल गिर जा रहा है तो हम उसका चिकनापन बता सकते हैं। इन विविध उद्दीपकों से व्यवहार करने के लिए हमारे पास विशिष्ट ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। हर चीज़ के लिए जो हमारे पास अलग-अलग विशिष्ट प्रकार के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। मानव के रूप में हमारे 7 ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारे पास। ये सब चीज़ें मतलब महसूस करने के लिए, सेंस लेने के लिए इनकी हमारे पास 7 तरह के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को संवेदन ग्राही अथवा सूचना संग्राही भी कहते हैं। इनके सेंस रिसेप्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये विविध स्रोतों से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं या उसे
स्टोर करते हैं, उसे हम कलेक्ट करते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रिय जो कि बाह्य जगत से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, वे हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख से जब हम कोई चीज़ें देखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। कान से कोई इन्फॉर्मेशन हम सुनकर रिसीव करते हैं। नाक से हम स्मेल करेंगे। जिह्वा यानी टंग, टंग से हम कोई चीज़ टेस्ट करेंगे। और त्वचा मतलब स्किन, स्किन से हम किसी चीज़ को स्पर्श करके ये चीज़ें बताएंगे कि क्या है इसमें, कितना मतलब टेक्टाइल यानी कि चीज़ में चिकनापन कितना है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे हमारी आंखें हैं, वो विजन के लिए होती हैं, और वहीं हमारे कान है जो ऑडिटरी के लिए होते हैं। नाक जो है हमारे घ्राण के लिए होते हैं, मतलब ओल्फैक्टरी हो गया। टंग जो है वो हमारे टेस्ट के लिए है, और जो स्किन है वो हमारे स्पर्श के लिए, टच के लिए है, जिसमें गर्मी ठंड के बारे में पता चलता है। गर्मी ठंडक और जो पीड़ा के लिए विशिष्ट ग्राही हमारे त्वचा के अंदर पाए जाते हैं। इन 5 बाह्य ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त हमारे पास 2 गहन इंद्रियां होती हैं, जो कि गति संवेदी और प्रघान तंत्र होते हैं, यानी कि काइनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। तो ये हमारे शरीर की जो स्थिति तथा एक दूसरे से संबंधित शरीर के अंगों की गति के विषय में इंफॉर्मेशन देती है। इन 7 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के 10 उद्दीपकों को उनकी विशेषताओं के साथ पंजीकृत करते हैं। उदाहरण के लिए हम ध्यान दे सकते हैं कि जो प्रकाश है, लाइट है, वो एकदम मतलब बिल्कुल ब्राइट है या फिर कुछ ब्लर है। उसका जो कलर है वो पीला है, लाल है या हरा है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। और ऐसे ध्वनि के विषय में अगर हम बात करें, कोई भी मतलब साउंड है, वह मतलब लाउड है या मतलब क्लियर है या क्लियर नहीं है। तो वो जो हमारे अटेंशन को मतलब कैसे, अटेंशन जिससे हमारी फ्लक्चुएट हो रही है, उस पर कितना प्रभाव डाल रही है। तो कोई साउंड इतनी तीखी साउंड आती है कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। या कोई ऐसी साउंड जिसमें मतलब ऐसे बैकग्राउंड में कुछ स्लोली म्यूजिक चल रहा है, तो हम अपना जो काम कर रहे हैं उसी पर अपना ध्यान लगाए रखते हैं, हमारा ध्यान डाइवर्ट नहीं होता। फिर आते हैं संवेदन प्रकारताएं, इनकी जो सेंसेस होते हैं उसके टाइप्स। तो हमारे ज्ञानेंद्रियां हमें अपने बाह्य और आंतरिक जगत के संबंध में मूल सूचना प्रदान करती है। किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा पंजीकृत किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव संवेदना कहलाता है। जब कोई भी हम चीज को स्टिमुलस है, जिसको हम मतलब फील सबसे जब हम उसको फील करते हैं तो वही सेंसेशन होते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अनेक भौतिक उद्दीपकों का पता लगाते हैं और उनका संकेतन करते हैं, यानी कि जो हमें कोई भी फिजिकल स्टिमुलस मिलता है जिसका हम पता लगाते हैं और उसको इनकोड करते हैं। संवेदना यानी सेंसेशन का संबंध स्टिमुलस के गुणों, जैसे कि वो मतलब हार्ड है या सॉफ्ट है, तीव्र है, या फिर उसका मतलब कैसा कलर है, उसकी जो मतलब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उस पर बेस्ड होता है, जो एक ज्ञानेंद्रिय के समुचित उद्दीपन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। अलग अलग ज्ञानेंद्रियां विविध प्रकार के उद्दीपकों से रिलेटेड होती हैं तथा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय एक विशेष प्रकार की सूचना से संबंधित होती है। इसमें इनमें से प्रत्येक को एक संवेदन प्रकारता के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं ज्ञानेंद्रियों की प्रकार्यात्मक सीमाएं, कि जो सेंस ऑर्गन है उनकी जो कुछ फंक्शनल लिमिटेशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं। इससे पहले कि हम ज्ञानेंद्रियों का वर्णन करें, यह जान लेना जरूरी है कि हम हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उदाहरण के लिए बात करते हैं तो हमारी आंखें ऐसी चीजें नहीं देख सकती जो बहुत धुंधली हो या बहुत द्युतिमान हो, मतलब जो ब्लर चीज होती है हम उनको नहीं देख पाते। इसी प्रकार हमारे कान बहुत धीमी अथवा बहुत तेज ध्वनि नहीं सुन पाते। जैसे कि हमारे कान के लिए जो एक फ्रीक्वेंसी सेट की गई है वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो एक रेंज होती है उसमें ही हम कोई ध्वनि सुन सकते हैं। यही बात अन्य ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी लागू होती है।
मानव के रूप में हम स्टिमुलस के एक सीमित सीमा प्रसार में कार्य करते हैं, यानी कि एक लिमिटेड इसकी रेंज होती है जिसमें हम कार्य करते हैं। हमारे संवेदन ग्राही के ध्यान में आने के लिए उद्दीपक में इष्टतम तीव्रता या परिमाण होना चाहिए, मतलब इसकी जो क्वांटिटी है वो होनी चाहिए। उद्दीपक और संवेदनाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन जिस विद्याशाखा में किया जाता है उसको हम साइकोफिजिक्स कहते हैं। इसमें कि मतलब स्टिमुलस है और उसके हमें कितने सेंस, हमें सेंस जो हो रही है, जिसके बाद हम उसके कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये चीज़ें हम साइकोफिजिक्स में पढ़ते हैं। ध्यान में आने के लिए स्टिमुलस का एक न्यूनतम मान अथवा एक वजन होना चाहिए। किसी विशेष संवेदी तंत्र को क्रियाशील करने के लिए जो न्यूनतम मूल्य अपेक्षित होता है उसे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड यानी कि निरपेक्ष सीमा या निरपेक्ष दहलीज कहा जाता है। किसी चीज़ पे अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो उसके लिए जो मिनिमम जो पॉइंट होता है वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं कि किसी, जैसे कि आपने एक पानी के गिलास में चीनी की कुछ कण डाले, तो हो सकता है आपको उस पानी में मिठास का अनुभव न हो। एक कण और मिलाने से भी हो सकता है कि मतलब स्वाद मीठा न हो, लेकिन ऐसे एक एक कण करके डालते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब हमें लगता है कि पानी मीठा हो गया है। तो वो जो ये न्यूनतम जो इसके मतलब नंबर है या जो मिनिमम जो पॉइंट है जिस जहाँ पे हमें पानी की मिठास फील हो रही है वो उसका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि निरपेक्ष सीमा यानी जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है वो निश्चित बिंदु नहीं होता, बल्कि यह व्यक्तियों को आंगिक दशाओं और उनकी अभिप्रेरणात्मक स्थितियों के आधार पर विशेष रूप से सभी व्यक्तियों एवं परिस्थितियों में बदलती रहती है। किसी का थ्रेशोल्ड कम हो सकता है तो किसी का ज़्यादा हो सकता है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन, व्यक्ति का मतलब कैसी सिचुएशन है, उसके क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा है, कैसा उसके इमोशंस है, उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए उसका मूल्यांकन हमें कई प्रयासों के आधार पर करना चाहिए। 50% अवसरों पर चीनी के कणों की जिस संख्या से पानी में मिठास का अनुभव हो सकता है वह मिठास की एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होगा। यदि आप चीनी के और कणों को मिलाए तो इसकी संभावना अधिक है कि पानी प्राय मीठा ही बताया जाएगा, न कि सादा। मतलब कि अगर अगर उसमें बढ़ाई जाती है उसकी मात्रा चीनी के कणों की तो पानी से ज़्यादा ही मीठा होगा, न कि मतलब कम। हमारे लिए जैसे सभी उद्दीपकों को जान पाना संभव नहीं होता, वैसे ही समस्त प्रकार के उद्दीपकों में के मध्य अंतर कर पाना भी संभव नहीं होता। यह जानने के लिए कि दो उद्दीपक एक दूसरे से भिन्न हैं, उन उद्दीपकों के मान में एक न्यूनतम अंतर होना अनिवार्य है। कैसे दो स्टिमुलस एक दूसरे से अलग होंगे, तो उनके अंदर जो बेसिक मिनिमल डिफरेंस है वो वो हमारा कहलाता है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। तो ऐसे जो दो उद्दीपकों के मान में न्यूनतम अंतर जो उनकी अलग पहचान के लिए आवश्यक होता है वो कहलाता है कि भेद सीमा या डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहा जाता है या डिफरेंशियल लाइमन कहा जाता है। समझने के लिए हम अपने जो चीनी पानी वाला जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी को रिपीट करेंगे कि जैसे हमने देखा कि चीनी के कुछ कणों को मिला देने के बाद सादा पानी मीठा पानी लगने लगता है। आइए इस मिठास को याद करते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी में चीनी के कितने और कण मिलाने की आवश्यकता होगी जिससे मिठास के पिछले अनुभव से भिन्न अनुभव प्राप्त होंगे। कि जैसे कि हमने ये फील हो गया कि अब ये पानी मीठा है, हल्का मीठा हो गया, तो इसमें इतने कितने और कण मिलाए जाएं चीनी के जो उस पहले वाले मिठास से ज्यादा मीठा लगे, ताकि हम ये डिफरेंस कर पाए कि पहला जो मीठा था ये अब उससे ज्यादा मीठा है। तो ये जो है वो है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। पानी में मिलाए गए चीनी के कणों की संख्या जिस मिठास का अनुभव पूर्व में हुए मिठास के अनुभव की तुलना में 50% अवसरों पर भिन्न हो तो उसे मिठास की जो उस मिठास को हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहेंगे। इस प्रकार भौतिक उद्दीपक में यह न्यूनतम परिवर्तन जो 50% प्रयासों में संवेदन भिन्नता कराने में सक्षम होता है उसे डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहा जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि विविध प्रकार के उद्दीपकों जैसे कि मतलब विजन है या ऑडिटरी है के लिए कि निरपेक्ष धेली और भेद धेली यानी कि जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है और जो डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड है, तो समझे बिना सेंसेशन को समझना
पॉसिबल नहीं है, परंतु सेंसेशन को समझने के लिए इनको समझना ही पर्याप्त नहीं है। संवेदी प्रक्रियाएं केवल उद्दीपकों की विशेषताओं पर ही निर्भर नहीं होती, बल्कि इस प्रक्रिया में ज्ञानेंद्रियों और इनके मस्तिष्क के भिन्न भिन्न केंद्रों से जोड़ने वाले तंत्रिका मार्ग भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। एक ज्ञानेंद्रिय उद्दीपक ग्रहण करती है तथा विद्युत आवेग के रूप में उसका संकेतन करती है। ध्यान में आने के लिए इस विद्युत आवेग का मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक पहुंचना आवश्यक हो जाता है। ग्राही अंग दूसरे तंत्रिका मार्ग या संबंधित मस्तिष्क क्षेत्र में किसी भी प्रकार का संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक दोष या क्षति संवेदना के आंशिक अथवा पूर्ण लोप का कारण बन सकता है। तो हमने ये समझा कि कैसे हम किसी चीज़ को अपने मतलब सेंसेस के थ्रू, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उसमें 2 अलग से सेंसेस भी होती हैं, जिसे हम काइनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर सेंस भी कहते हैं। तो इनके थ्रू हम हमारे जो स्टिमुलस होते हैं उनको रिसीव करते हैं और फिर उनके प्रति हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कर रहे हैं कि चाक्षुष संवेदना यानी कि जो विजुअल सेंसेशन है उसकी बात करेंगे। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीज़ें हैं, हम उनको देख रहे हैं, तो कैसे रिसीव कर रहे हैं। तो जो आइज़ के थ्रू हम कोई विजुअल सेंसेशन है उसे रिसीव कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। समस्त संवेदन प्रक्रियाओं में मानव में दृष्टि सर्वाधिक विकसित है। मतलब ये कहा गया है कि जो विजन है, हम मतलब जो इंफॉर्मेशन है सबसे ज़्यादा आइज़ के थ्रू ही रिसीव करते हैं। विभिन्न आकलनों के अनुसार हम बाह्य जगत से अपने सन व्यवहार में लगभग 80% इसी का उपयोग करते हैं। लगभग 80% के आसपास इंफॉर्मेशन हम अपने आइज के थ्रू रिसीव करते हैं। बाह्य जगत से इंफॉर्मेशन के संग्रहण में श्रवण और अन्य संवेदनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि जो और हमारी जो सेंसेशन है, ओल्फैक्टरी है, टेस्ट है, स्मेल है, उनका भी इतनी रोल है, परंतु जो विजुअल सेंसेशन है उसका ज़्यादा रोल है, ये बताया गया है। हम दृष्टि तथा श्रवण संवेदना की विस्तार से चर्चा करेंगे, इसमें कि हम जो हमारा विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशन है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो अन्य मतलब जो और सेंसेशन है उनके बारे में बताया गया है। तो और जैसे मतलब जो आइज और ईयर के अलावा है, उनमें है कि घ्राण यानी स्मेल। घ्राण संवेदना के उद्दीपक हवा में विद्यमान विभिन्न पदार्थों के अणु होते हैं। ये नासा मार्ग में प्रवेश करते हैं, जहाँ वे नम नासा ऊतकों में खुल जाते हैं। मतलब कि जो भी हम स्मेल लेते हैं वो हमारे नोज में चली जाती है और वहाँ में जो टिश्यू होते हैं उनमें खुल जाते हैं। यहाँ से वे घ्राण उपकला की ग्राही कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं। जबकि जो मतलब स्मेल के लिए जो एपिथेलियल जो सेल है, रिसेप्टर सेल्स हैं, उसके टच में आते हैं। मानव में इस तरह के लगभग 5 करोड़ ग्राही पाए जाते हैं, जबकि कुत्तों में इस तरह के 20 करोड़ ग्राही पाए जाते हैं। तभी कहा जाता है कि जो डॉग्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्मेल कर पाते हैं किसी भी चीज़ की। फिर भी हमारी घ्राण योग्यता प्रभावशाली है। यह ज्ञात है कि मनुष्य लगभग 10,000 प्रकार की विभिन्न गंधों को पहचान सकता है। अन्य इंद्रियों की भांति घ्राण भी संवेदी अनुकूलन प्रदर्शित करता है। यानी कि जो स्मेल है, स्मेल सेंसेशन के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम ऑडिटरी और विजुअल सेंसेशन की बात करते हैं, वैसे ही स्मेल भी एक इम्पोर्टेंट मतलब सेंस ऑर्गन है। फिर सेकंड बात करते हैं हम टेस्ट की, यानी स्वाद। स्वाद के संवेदी ग्राहक हमारे जीभ के ऊपर छोटे उभरे हुए भागों में पाए जाते हैं। ये हमारे टंग के ऊपर पाए जाते हैं, जिन्हें पैपिला कहा जाता है। प्रत्येक पैपिला में स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स होते के जो है गुच्छे होते हैं। मनुष्य में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। यद्यपि लोग भोजन की विविध सुगंधों की पहचान कर सकने का दावा करते हैं, परंतु मात्र 4 प्रकार के मूल स्वाद होते हैं: मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन। यह तब कैसे संभव हो पाता है, हम इसके बारे में टेस्ट के में देखते हैं कि कैसे मतलब ये सेंस ऑर्गन है जो टेस्ट का या जीभ का जो है, तो उससे पता चलता है। फिर आता है नेक्स्ट स्पर्श और अन्य त्वचा संवेदना, यानी कि टच रिलेटेड जो है या स्किन का जो हमारी सेंस है। त्वचा एक संवेदी अंग है जिसे हम स्पर्श या मतलब कोई प्रेशर पड़ता है हमारी स्किन पर, या फिर कोई हम चीज़
हमें गर्म लग रही है, ठंड लग रही है या कोई पेन हो रहा है, उसकी सेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हमारे स्किन में इनमें से प्रत्येक सेंसेशन के लिए विशिष्ट ग्राहियाँ होती हैं। स्पर्श की ग्राही हमारी त्वचा पर समान रूप से वितरित नहीं होते, इसलिए हमारे शरीर के कुछ भाग जैसे चेहरा और उंगली ये त्राण होते हैं, जैसे कुछ पैर हैं, इनकी मतलब ज़्यादा जैसे कि हमारी मतलब आँखें हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ये ऐसे मतलब हमारे जो फेस है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उंगली की टिप है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है बजाय कि हमारे पैरों में। तो चोट लग जाती है तो हम पैर की चोट ज़्यादा लगती है, एक हमारी आँख पे कोई चोट लगी तो कुछ सेंसिटिव पार्ट आँख वाला ज़्यादा होता है। पीड़ा की संवेदनाओं का कोई विशिष्ट उद्दीपक नहीं होता, इसलिए इसके तंत्रों का निर्धारण बहुत ही कठिन होता है। फिर हम बात करते हैं काइनेस्थेटिक सिस्टम। जो हमने बताया था कि जो काइनेस्थेटिक सिस्टम और जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, जो मूवमेंट को बारे में जो हमारे मतलब ये शरीर के बॉडीली मूवमेंट है, उसके बारे में बताता है। तो जो गति संवेदन तंत्र है काइनेस्थेटिक सिस्टम, इसके ग्राही जोड़े स्नायु और मांसपेशियों में पाए जाते हैं, जो मतलब जो मसल्स होती हैं, टेंडन्स होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। यह तंत्र हमारे शरीर के अंगों की परस्पर स्थिति के विषय में सूचना देता है तथा हमें साधारण जैसे अपने नोज को टच करना या कुछ जटिल प्रोसेस जैसे कि डांस करना, ये सब शामिल होते हैं। इस संदर्भ में हमारी चाक्षुष व्यवस्था अधिक सहायता करती है, तो हमारी जो विजुअल सेंसेशन है वो हमारी हेल्प करती है। वेस्टिबुलर सिस्टम, यह सिस्टम हमारे शरीर की स्थिति की गति और त्वरण के बारे में सूचना देती है। ये कारक हमारे जो बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। इस इंद्रिय के संवेदी अंग अधिक कान में स्थित होते हैं, क्योंकि जो हमारा कान है वो भी बैलेंस बनाने का काम करता है। जहाँ प्रज्ञान झिल्ली हमारे शरीर की स्थिति के विषय में बताती है कि हमारी बॉडी की क्या पोजीशन है। वहीं सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है हमारी गति और त्वरण के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, क्योंकि हमने अदर सेंसेस के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन आई क्या है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तथा हमारे चाक्षुष ग्राहियों को दीप्त करता है, तो चाक्षुष संवेदना यानी कि जो विजुअल सेंसेशन है वो प्रारंभ होती है। हमारी आंखें प्रकाश के उस वर्णक्रम के प्रति संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होती है। 1 नैनोमीटर जो है वो 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। प्रकाश के इस परास के परे कुछ किसी भी संवेदना का पंजीकरण नहीं होता। इसमें ये बताया गया है कि जो एक रेंज होती है, मतलब जो हम विजुअल सेंसेशन रिसीव करते हैं उसके लिए जो एक रेंज है हमारे, वो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक की है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा लाइट की वेवलेंथ है तो हम उसे रिसीव नहीं कर पाते। अब ह्यूमन आई की बात करते हैं। मानव आँख के बारे में एक डायग्राम दिया गया है। जैसे ये एक पेड़ है, पेड़ को जैसे हम देख रहे हैं, तो यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले इसमें ये क्या होता है कि मतलब इसका जो डायग्राम बन रहा है ये इसमें इन्वर्स बन रहा है। तो रेटिना रेटिना में जो है वो इन्वर्स बनती है इमेज। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कहाँ है, इसमें ये 3 लेयर होती हैं। तो 3 लेयर जो है, सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये जो लेयर है वो कॉर्निया है। फिर सेकंड जो लेयर आती है इसके बाद मिडल लेयर जो है वो कोरोइड होती है। इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ये बीच वाली जो है ये कोरोइड होती है, इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। फिर जो एक आती है इनर लेयर, ये इनर लेयर है रेटिना। रेटिना में मतलब जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जैसे फोटो रिसेप्टर में हम रोड सेल्स की और कौन सेल्स की बात करते हैं। फिर उसके बाद ये एक इसमें होता है आइरिस। आइरिस का क्या फंक्शन होता है कि ये मतलब कितनी जो किस अमाउंट हमारी लाइट आ रही है जो हमारी आंखों में, प्यूपल से जो लाइट आ रही है किस मात्रा में आ रही है,
उसको कंट्रोल करता है। ये पुतली है, ये लेंस है, क्योंकि हमारी जो आँखों में लेंस होता है, जो कि मतलब ये करता है कि हमारी आँख को 2 अनइक्वल चैम्बर में डिवाइड करता है, जैसे कि एक एक्वस ह्यूमर होता है और एक विट्रस ह्यूमर होता है। इसमें मतलब जैसा सब्सटेंस होता है और एक मतलब पानी जैसा सब्सटेंस होता है। तो इनके अलग-अलग फंक्शन होते हैं। मतलब एक जो एक्वस चैम्बर होता है वो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, और जबकि जो विट्रस चैम्बर है जिसमें कि विट्रस ह्यूमर होता है वो रेटिना और लेंस के बीच में होता है। फिर इसमें ये सिलियरी मसल्स होती हैं। सिलियरी मसल्स जो हैं वो इसमें मतलब हेल्प करती हैं। फिर ऐसे ही अब हम इसमें देखेंगे कि क्या कौन-कौन से मतलब जो डायग्राम में जो चीज़ देखी है उसके बारे में क्या-क्या रोल होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मानव आँख के बारे में बताया गया है। ये हमारी आँख 3 परतों से बनी रहती है। जो आउटर लेयर होती है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं, वो कॉर्निया होती है। कॉर्निया जो है एक वो मतलब कठोर या जो मतलब ठोस होता है, एक स्क्लेरा होती है जो शेष आँख को घेरे रखती है। यह आँख की रक्षा करती है और उसका आकार जैसा है वैसा ही बनाए रखने में हेल्प करती है। बीच में जो सेकंड लेयर होती है वो कोरोइड की होती है, जिसमें बहुत सी ब्लड की वेसल्स पाई जाती हैं, और जो इनर लेयर होती है वो दृष्टिपटल मतलब कि रेटिना की होती है। इसमें फोटोरिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसमें कि हम रोड और कोन्स की बात कर रहे हैं। इसमें प्रकाशग्राही जो रोड और कोन्स होते हैं और उससे जो रिलेटेड नर्व सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। आँख की तुलना प्रायः एक कैमरे से की जाती है, मतलब कि जो आई का कंपैरिजन हम एक जो कैमरा होता है उसके लेंस से करते हैं, क्योंकि कैमरे में भी एक लेंस होता है वैसे ही आँख में भी लेंस होता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, आँख और कैमरा दोनों में एक लेंस पाया जाता है। लेंस जो होता है आँख को 2 असमान कोष्ठों में विभाजित करता है, मतलब जो हमारी आँखें हैं उसको 2 अनइक्वल चैम्बर्स में डिवाइड करता है। जैसे एक एक्वस चैम्बर है और दूसरा विट्रस चैम्बर है। तो जो एक्वस चैम्बर है वो कॉर्निया और लेंस के बीच में स्थित होता है और यह आकार में छोटा होता है। इसमें पानी जैसा द्रव्य भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। और दूसरा जो है वो है विट्रस चैम्बर। ये जो है लेंस और रेटिना के बीच में स्थित होता है। इसमें जेली जैसा प्रोटीन भरा होता है, जिसे विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। इन तरलों के लेंस के उच्च स्थान और उपयुक्त आकार में बने रहने में हेल्प मिलती है, कि जो लेंस है उसकी क्या पोजीशंस हैं और उसकी क्या साइज है, तो उसमें बने रहने में से हेल्प मिलती है। समंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भिन्न भिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस अपने आकार में परिवर्तित करता है। समंजन होता है एक एकोमोडेशन की प्रोसेस, जैसे कि हमारे से कोई चीज़ बहुत दूर रखी हुई है, तो उस चीज़ को देखने के लिए हम हमारी आंखें मतलब एकदम पतली कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। जबकि जब कोई हमारी वस्तु हमारी आंखों के बिल्कुल पास आ जाती है तो हम आंखें ज़्यादा मतलब चौड़ी होकर करके खोलते हैं कि वो चीज़ हमें दिखाई दे। यह जो प्रोसेस होता है वो सिलियरी मसल्स जो लेंस से जुड़ी होती है उसके द्वारा संचालित होता है। और ये जो पेशियाँ होती हैं ये दूर की वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस को फैला देती हैं, और निकट की वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस को सिकोड़ देती हैं। एक कैमरे की तरह आँख में भी एक यंत्र होता है जिससे इसमें आने वाले प्रकाश की मात्रा कंट्रोल की जाती है, और यह कार्य हम आइरिस के थ्रू करते हैं। जैसे आँख में हमारे जो भी लाइट आ रहा है वो कितनी मात्रा में आ रहा है उसको कौन कंट्रोल करता है, वो आइरिस करती है, जिसे हम परितारिका कहते हैं। यह एक चक्र जैसी रंगीन झिल्ली होती है, एक कलरफुल झिल्ली होती है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होती है। ये आँख में प्रवेश करने वाली जो लाइट की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करती हैं और पुतली का फैलाव को नियमित करके करती हैं। धुंधले प्रकाश में पुतली फैल जाती है और चमकीले प्रकाश में सिकुड़ जाती है। आँख की सबसे अंदर की परत जो रेटिना कह होती है, ये 5 प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल से बनी होती है, जिसमें रोड और कोन्स तो महत्वपूर्ण होते हैं। जो रोड्स होते हैं
ये मतलब इसको रोड जो होते हैं ये रात्रि दृष्टि यानी कि रोडोप्सिन का के रिसेप्टर होते हैं। ये जो प्रकाश की निम्न तीव्रता पर कार्य करते हैं और इनसे वर्णांत यानी रंगीन दृष्टि मिलती है। और जो कोन्स होते हैं वो प्रकाश अनुकूली यानी कि फोटो रिसेप्टर के ग्राही होते हैं। ये प्रकाश व्यवस्था के उच्च स्तर पर सक्रिय होते हैं और इनसे वर्ण यानी कलर के बारे में जो मतलब इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती है। प्रत्येक आंख में 10 करोड़ दंड और लगभग 70 लाख शंकु पाए जाते हैं। पर ये बताया गया है कि जो रोड्स और जो कॉन्स हैं उनके मतलब कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो रोड्स की मतलब रोड सेल है वो 120 मिलियन के आसपास और जो कॉन सेल्स है वो 6 to 7 मिलियन के आसपास पाए जाते हैं। तो जो रोड्स होते हैं वो मतलब पेरीफेरी में पाए जाते हैं और ये नाइट का जो विजन होता है उसको देखने में इसका यूज किया जाता है। इसे स्कोटोपिक विजन भी कहते हैं। मतलब ये जो ब्राइटनेस में चेंज हो रहा है उसके बारे में मतलब उसके बारे में बताता है। ये क्या है कि इसमें एक्रोमेटिक जैसे कि मतलब वाइट है, ब्लैक है या फिर ग्रे कलर है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। इसमें एक रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। मतलब क्या होता है कि जिसकी कमी से अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको मतलब उस व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता क्योंकि इसकी कमी पाई जाती है। और जो कॉन सेल्स होती हैं, कॉन सेल्स क्या है, फोबिया पे होती है और उसमें कलर विजन होता है। मतलब जो कलर में चेंज होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। यहाँ पे हाई विजुअल इक्विटी पाई जाती है और ये फोटोप्सिन पिगमेंट होते हैं। तो जो कॉन्स हैं वो फोबिया के आसपास दृष्टिपटल के केंद्रीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रेटिना के सेंटर जो रीजन होता है उसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और फोबिया जो है मटर के दाने के आकार से एक छोटा सा वृत्ताकार क्षेत्र होता है। इसे येलो स्पॉट भी कहते हैं। यह अधिकतम दृष्टि तीक्ष्णता का क्षेत्र होता है। मतलब कि विजुअल एक्टिविटी सबसे ज्यादा जो विजन होता है वो येलो स्पॉट पर होता है या फोबिया पर होता है। प्रकाश ग्राहियों के अतिरिक्त रेटिना में कोशिका के बहुत से अक्ष तंतु जिन्हें गुच्छिका कहते हैं पाए जाते हैं, जिनसे ऑप्टिक नर्व का निर्माण होता है जो मस्तिष्क तक जाते हैं। यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व हो जाती है। ये जो होता है यहाँ ये ब्लाइंड स्पॉट होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल्स नहीं होती। यहाँ पे रेटिना होता है और यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व निकल जाती है तो यहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये ब्लाइंड स्पॉट है। अब बात करते हैं कि आँख की कार्यविधि। नेत्र श्लेष्मा कॉर्निया और पुतली से होकर प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है। मतलब कि जो श्लेष्मा है आई तो कॉर्निया और जो हमारी आइरिस है उससे होकर मतलब लेंस में जाता है जो इसे रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना दो भागों में डिवाइड होता है, एक मतलब नेसल हाफ और एक टेम्पोरल हाफ। तो नेसल हाफ और टेम्पोरल हाफ, जो नेसल हाफ होता है उसमें इनर हाफ होता है, इनर हाफ पोर्शन होता है और ऐसे ही टेम्पोरल हाफ में होता है। तो क्या होता है कि जो गर्तिका के केंद्र को मध्य बिंदु मानकर आँख के आंतरिक और भाग से नाक की तरफ को नेसल हाफ कहा जाता है और जो गर्तिका के मतलब केंद्र के आँख के बाहरी आधे भाग को जो होते हैं उसे टेम्पोरल हाफ कहा जाता है। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में मतलब जो हाँ हमारे कोई भी रोड और कॉन्सेल्स नहीं होती वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। फिर हम बात करते हैं अनुकूलन की। मानव प्रकाश या मानव आँख का जो है वो प्रकाश तीव्रता के अति विस्तृत प्रास में कार्य कर सकते हैं। कभी कभी हमें प्रकाश स्रोत में दूर परिवर्तन को सहन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, जब हम मैटिनी शो में चलचित्र देखने होते हैं तो हॉल में घुसते ही चीजों को देख पाना कठिन होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे हम मतलब बाहर से जाते हैं मूवी हॉल में तो वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो बाहर लाइट होती है अच्छे से। तो हम जब उस लाइट से उस डिम लाइट में जाते हैं तो हमें एडेप्टेशन करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे वहाँ पे 15-20 मिनट बिताने के बाद वहाँ हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है, हम नॉर्मल फील करते हैं। और जैसे ही शो देखने के बाद जब हम उस मतलब डार्क रूम से बाहर आते हैं हॉल में जहाँ लाइट अच्छी होती है तो भी हमें देखने में कुछ प्रॉब्लम होती है।
और ऐसे आँख खोलने में हमें कठिनाई होती है, किंतु लगभग 1 मिनट के आसपास ये चीज़ें हमें नॉर्मल लगने लग जाती हैं और हम चीज़ों को ठीक से देखने में समर्थ हो जाते हैं। यह समंजन हॉल में घुसने पर किए गए समंजन से तीव्र होता है। प्रकाश की विभिन्न तीव्रताओं के साथ समंजन करने की प्रक्रिया को विजुअल एडेप्टेशन कहा जाता है। जैसे कि हम जैसे हमने बताया कि हॉल में जाते हैं, मतलब ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, और जब ब्राइट लाइट से हम डिम लाइट में जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, डिम लाइट से ब्राइट में जाते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे हम लाइट का अडेप्टेशन होता है, या फिर विजुअल एडेप्टेशन की बात करते हैं। विजुअल एडेप्टेशन में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एडजस्ट करता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है, जिसमें जो डिफरेंस हो रहा है, उसको कैसे एडजस्ट करता है। तो लाइट एडेप्टेशन होता है, इसमें मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश के समायोजन की प्रक्रिया से होता है। इस प्रक्रिया में 1 से 2 मिनट का समय लगता है, और दूसरी ओर डार्क एडेप्टेशन होता है। मतलब 2 तरीके के एडेप्टेशन बताई गई हैं, एक लाइट एडेप्टेशन और एक डार्क एडेप्टेशन। लाइट एडेप्टेशन का मतलब होता है कि जैसे जो हम पहले किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ डिम लाइट है, और डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जा रहे हैं, जैसे कि मूवी देख रहे हैं तो मूवी थिएटर से बाहर आ रहे हैं, तो वो हो गया हमारा लाइट एडेप्टेशन। तो इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। दूसरा होता है डार्क एडेप्टेशन। डार्क एडेप्टेशन का मतलब है कि हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जा रहे हैं, जैसे बाहर से सीधा मूवी थिएटर में जा रहे हैं तो हमें वहाँ दिक्कत होती है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं रंग दृष्टि के बारे में, कलर विजन के बारे में। पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते समय हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि उनके वर्णों जो कलर होते हैं उनका भी एक्सपीरियंस करते हैं। ध्यातव्य है कि रंग हमारे संवेदी अनुभवों की एक मनोवैज्ञानिक विशेषता होते हैं। जब हमारा मस्तिष्क बाह्य जगत से प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करता है, तब यह विशेषता उत्पन्न होती है। यह जानना आवश्यक है कि प्रकाश का वर्णन भौतिक रूप में तरंगदैर्घ्य के रूप में किया जाता है, रंग के रूप में नहीं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो विजुअल का स्पेक्ट्रम होता है वो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होता है, जिसका हमारे प्रकाश का ही पता लगा सकते हैं। विजुअल स्पेक्ट्रम में से कम या उससे अधिक ऊर्जा आंखों के लिए हानिकारक होती है। सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसका हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के बारे में जानते हैं। जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब रंगों की विमाओं की बात करते हैं कि उनके डायमेंशंस के बारे में। सामान्य वर्ण दृष्टि का एक व्यक्ति 70 लाख से अधिक विभिन्न रंगों के छटाओं में अंतर कर सकता है। हमारे रंगों का अनुभव का वर्णन 3 मूल विमाओं के रूप में किया जाता है। ये है वर्ण, संतृप्ति और द्युति, यानी कि ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। ह्यू क्या होता है? ह्यू जो है रंगों का ही एक गुण होता है। अगर हम बात करें तो ये रंगों के नाम को बताता है, जैसे लाल, नीला और हरा। वर्ण जो है तरंग दैर्घ्य के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, और प्रत्येक रंग की पहचान विशिष्ट तरंग दैर्घ्य के आधार पर होती है। जैसे कि बात करते हैं, उदाहरण के लिए नीले रंग का तरंग दैर्घ्य 465 नैनोमीटर और हरे रंग का 500 नैनोमीटर है। तो ये अवर्ण करने से काला, सफेद, भूरा के आधार पर इन्हें नहीं पहचाने जा सकते। मतलब कि जो ह्यू के बारे में बताया गया है, यानी कि वर्ण के बारे में, ये हमेशा मेनली क्रोमेटिक कलर के बारे में बताता है, जैसे रेड है, ग्रीन है, और उनकी किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसके बारे में बताता है। कि जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ है वो कलर उतना ही मतलब अच्छे से दिखाई देगा, उस कलर का नेम बताया जाएगा। तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। फिर दूसरे आता है कि संतृप्ति, यानी कि सैचुरेशन। सैचुरेशन एक मनोवैज्ञानिक गुण है जो किसी सतह या वस्तु के वर्ण के सापेक्ष मात्रा से संबंधित होता है। एक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक वर्णी
अधिक संतृप्त प्रतीत होता है। जब हम कई तरंगदैर्घ्य को मिश्रण कर देते हैं तो सैचुरेशन की मात्रा घट जाती है। भूरा रंग पूर्णतः असंतृप्त होता है। जैसे कि ये बताया गया है कि जो सैचुरेशन होता है, सैचुरेशन का मतलब होता है एक सिंगल चीज से, एक सिंगल जो कलर है, जैसे ये जो कि मतलब ये फोकस करता है एक सिंगल वेवलेंथ को अपीयर करने के लिए। जो एक सिंगल कलर है तो वो ज़्यादा उसकी सैचुरेटेड होगा, और दो कलर मिला दिए जाते हैं तो कम सैचुरेटेड होगा, दो से ज़्यादा कलर मिला दिए जाते हैं तो वो और ज़्यादा असंतृप्त हो जाएगा। ये बताया गया है। फिर तीसरा आता है द्युति यानी कि ब्राइटनेस। प्रकाश की प्रत्यक्ष तीव्रता होती है, यह वर्ण और अवर्ण दोनों रंगों के आधार पर बदलती रहती है। मतलब जो ब्राइटनेस है ये क्रोमेटिक और एक्रोमेटिक दोनों तरीके के जो कलर होते हैं उनमें चेंज होती रहती है। सफेद और काला, इनमें ब्राइटनेस जो है बीमा की डायमेंशन के शीर्ष और तल को प्रदर्शित करती है। सफेद रंग जो होता है उसमें ब्राइटनेस की मात्रा सबसे अधिक होती है, जबकि काला रंग जो है उसमें ब्राइटनेस की मात्रा सबसे कम होती है। ये बताया गया। फिर आता है रंग मिश्रण यानी कि कलर का मिक्सचर करते हैं तो रंगों में एक रोचक संबंध होता है। वे पूरक युग्मों का निर्माण करते हैं। सही अनुपात में मिश्रित करने के बाद पूरक रंग अवर्णक भूरा या सफेद रंग उत्पन्न करते हैं। पूरक रंगों का उदाहरण लाल हरा, पीला नीला, लाल हरा एवं नीला। ये तीन जो होते हैं प्राइमरी कलर होते हैं, लाल, हरा और नीला। क्योंकि इनको मिश्रित करने पर इन तीनों रंगों के प्रकार से कोई भी रंग बन सकता है। सबसे सामान्य उदाहरण हम टेलीविजन की स्क्रीन देखते हैं। पहला टाइम में जो टेलीविजन होता था तो उसमें अगर कुछ नहीं आ रहा था, उसकी स्क्रीन वो हो रही थी मतलब ब्लर सी होती थी, तो उसमें ये तीन कलर रेड, ग्रीन और ब्लू आते थे। इन तीन रंगों के संयोजनों से ही विभिन्न प्रकार के रंग और उनकी छटाएं उत्पन्न होती हैं। फिर आते हैं उत्तर प्रतिमा यानी आफ्टर इमेज की बात करते हैं। यह दृष्टि संवेदनाओं से संबंधित एक बहुत ही रोचक गोचर है। दृष्टि क्षेत्र से चाक्षुष उद्दीपक के हट जाने के बाद भी उस उद्दीपक का प्रभाव कुछ समय तक बना रहता है। जैसे हमारे सामने हमको इमेज है, हम उसको इमेज को देखते जा रहे हैं, उसको इमेज को अगर इरेज कर दिया जाता है और हम एक प्लेन जगह देखते हैं तो हमें वो इमेज सेम वैसे ही परसीव होगी, लेकिन इमेज नहीं होने के बावजूद भी हमें वहाँ उसको इमेज प्रतीत होगी। ऐसे ही एक पॉजिटिव आफ्टर इमेज होता है, जिसमें जो वर्ण है, संतृप्ति है, द्युति है यानी ह्यू है, सैचुरेशन है, ब्राइटनेस के रूप में मूल उद्दीपक को सदृश होती है। और एक होती है नेगेटिव इमेज। इसमें क्या है कि पूरक रंगों में दिखाई देती है, जैसे कि अगर हम मतलब ग्रीन कलर को देख रहे हैं तो दूसरी जगह अगर देखते हैं तो हमें वहाँ पे रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसका। ऑडिटरी सेंसेशन के बारे में देखते हैं। ईयर, ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे हम। ये है ईयर के स्ट्रक्चर। तो सबसे बाहर जो है ईयर का जो आउटर ईयर है, इसमें है ये पिन्ना। पिन्ना जिसमें हमारे जो ऑडिटरी सेंसेशन में सबसे जो बाहर का पार्ट होता है वो होता है पिन्ना। ये होता है ऑडिटरी मीटर्स, जिसमें इंफॉर्मेशन आगे जाती है। ऑडिटरी मीटर्स ये होती है टिम्पैनिक मेमोरी, जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि मतलब लेयर होती है, तो अंदर ये टिम्पैनम में जाती है। फिर आ जाता है हमारा मिडल ईयर। मिडल ईयर में तीन ओसिल्स होते हैं, हैमर, एनुअल और स्टीरप। फिर तीन हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं ये। फिर इसमें एक ये यूट्रिकल होता है, फेशियल नर्व होती हैं, ये ऑडिटरी नर्व होती हैं, इसमें कोक्लिया पाया जाता है, यूस्टेचियन ट्यूब होती है, ये गोलाकार गवाक्ष होता है, यानी कि जो सर्कुलर कैविटी होती है वो होती है। तो हम देखेंगे कि जो ह्यूमन ईयर है ये कैसे स्ट्रक्चर होती है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, और इसके जो ऑडिटरी सेंसेशन है इसके क्या क्या मतलब काम है। तो ऑडिटरी सेंसेशन का सबसे पहला काम तो ये कि हम जो हमारे एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन, हियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है हम उनको रिसीव करते हैं, सुनने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होती है। और दूसरा क्या होता है कि जो हमें मतलब बॉडी बैलेंस है उसको मेंटेन रखने में हेल्पफुल होती है। अब आता है कि मानव कान है कि ह्यूमन ईयर।
कान श्रवण उद्दीपकों का प्राथमिक ग्राही है, यानी कि सुनने वाले जो स्टिमुलस हैं उनका प्राइमरी रिसेप्टर होता है। यद्यपि इसका सर्वज्ञात कार्य जो है सुनना है, किंतु यह बॉडी बैलेंस को बनाए रखने में भी हमारी हेल्प करता है। कान के स्ट्रक्चर 3 खंडों में विभक्त की गई है: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। बाह्य कान, इसमें 2 प्रमुख स्ट्रक्चर होती हैं। इनके नाम जो है मतलब एक तो पिन्ना और एक ऑडिटरी मीटस होता है। पिन्ना जो है वो उपास्थि की कीटदार संरचना होती है जो परिवेश से ध्वनि तरंगों को एकत्रित करती है और श्रवण द्वार एक नलिका होती है। ये जो ऑडिटरी मीटस होता है वो एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है जो बाल और मोम द्वारा रक्षित होती है, यानी कि इसमें हेयर और वैक्स है उससे कोटेड रहती है। यह ध्वनि तरंगों को पिन्ना से कर्णपटय तक ले जाती है, यानी कि टिम्पैनम तक लेके जाती है। फिर आता है मिडल ईयर। मध्य कान यानी जो मिडल ईयर है वो टिम्पैनम से प्रारंभ होकर जो ध्वनि कंपन यानी कि साउंड की वाइब्रेशन होते हैं उनके प्रति काफी सेंसिटिव होता है। ये एक पतली लेयर होती है। उसके बाद वो जो है टिम्पैनिक कैविटी होती है। यह यूस्टेचियन जो ट्यूब है जो टिम्पैनिक कैविटी में एयर प्रेशर को बनाए रखती है, ये सहायता से गर्जनी यानी फेरिंग से जुड़ी हुई होती है। कैविटी से कंपन जो वाइब्रेशंस होते हैं उनकी 3 ओसेल्स जिसे मैलियस, इनकस और स्टेपिस कहते हैं। मैलियस को मतलब हैमर, इनकस को एनविल और स्टेप्स को स्टिरअप कहा जाता है, से गुजरते हैं। यह ध्वनि कंपन की तीव्रता को लगभग 10 गुना बढ़ा देती है, यानी कि जो साउंड के वाइब्रेशन होते हैं उनको 10 गुना बढ़ा देती है और उन्हें इनर ईयर तक पहुंचाते हैं। आंतरिक कान यानी इनर ईयर, आंतरिक कान की एक जटिल संरचना होती है जिसे झिल्लीदार गहन कहते हैं, जो एक अस्थियुक्त आवरण या अस्थियुक्त गहन से रहता है, जिसे लसिका जैसा द्रव अस्थियुक्त गहन एवं झिल्ली गहन के बीच की जगह में पाया जाता है। यानी कि इसमें जो मतलब इनर ईयर है इसमें मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है और जो कि मतलब बोनी शेल पे पाया जाता है और जिससे कि वो बोनी लेबिरिंथ में मिलता है। अस्थियुक्त गहन में एक दूसरे से समकोण पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, जिसे एक गुहिका जिसे कि वेस्टिब्यूल कहते हैं, और एक जो कुंडली स्ट्रक्चर होती है उसे कोक्लिया कहते हैं होती है। सेमी सर्कुलर जो वेसल्स होती हैं उसमें सूक्ष्म लोम कोशिकाएं होती हैं जो कि शरीर में संस्थिति में होने वाले परिवर्तनों और शरीर अभिविन्यास के प्रति काफी सेंसिटिव होती है। अस्थियुक्त कोक्लिया के अंदर एक झिल्लीदार कोक्लिया होता है जिसे स्काला मीडिया कहते हैं। इसमें अंतरलसिका पाया जाता है जो भरा होता है, उसमें एक सर्पिल कुंडली झिल्ली होती है जिसे कि बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें सूक्ष्म लोम कोशिकाएं एक श्रृंखला में व्यवस्थित होती है जिसे ऑर्गन ऑफ कोटाई बनाती है। जैसे यही चर्वण का मुख्य अंग है, यानी कि जो ऑडिटरी के लिए मेन ऑर्गन है वो ऑर्गन ऑफ कोटाई है। कान की कार्यविधि की बात करें तो पिन्ना जो है वो ध्वनि कंपन को एकत्रित करती है और उसे श्रवण द्वार यानी ऑडिटरी मीटर्स द्वारा कर्णपटय टिम्पैनम तक पहुंचाती है। टिम्पैनम कैविटी से कंपन 3 छोटी-छोटी अस्थियों को स्थानांतरित होता है जो उसकी शक्ति में वृद्धि करके उसे आंतरिक कान तक पहुंचाती है, तो 10 गुना उसको बढ़ा देती है। आंतरिक कान के अंदर कोक्लिया ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है। कंपन द्वारा अंतरलसिका गतिमान होता है जो ऑर्गन ऑफ कोटाई में भी कंपन पैदा करता है। अंत में आवेग श्रवण तंत्रिका को भेजा जाता है जो कोक्लिया के धरातल पर उत्पन्न होता है और श्रवण बल को जाता है, यानी कि जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है उसको चला जाता है जहाँ आवेग की व्याख्या होती है। ध्वनि एक एक उद्दीपक के रूप में हम सभी जानते हैं कि ध्वनि कान के लिए एक उद्दीपक होती है। बाह्य वातावरण में दाब विभिन्नता के कारण यह उत्पन्न होती है। कोई भी भौतिक गति आसपास के माध्यम में बाधा उत्पन्न करती है तथा वायु अणुओं को आगे पीछे करती रहती है। इससे दाब में चेंज आता है जो ध्वनि तरंगों के रूप में बाहर की तरफ फैलता है तथा 1100 फुट प्रति सेकंड की गति से चलता है। किसी तालाब में एक पत्थर फेंकने से जो लहरें उठती हैं उसी प्रकार ये परिवर्तन तरंगों में चलती हैं। जब ये ध्वनि तरंगें हमारे कान से टकराती हैं तो ये यांत्रिक दाब परिवर्तनों का एक सेट प्रारंभ करती है जो अंततः श्रवणग्राहियों को उद्दीप्त करता है।
सरलतम प्रकार की ध्वनि तरंग वह होती है जो एकल पुनरावर्ती साइन तरंगों के रूप में समय समय पर दाब में अनुक्रमिक परिवर्तन करती है। ध्वनि तरंगों का एम्पलीट्यूड और तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न हो सकता है। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो किसी स्टिमुलस के परिमाण का एक सामान्य माप होता है। यह दाब में परिवर्तन की मात्रा होती है, मतलब कि अणुओं के अपने मूल सिचुएशन से जो विस्थापन की सीमा होती है वो। जैसे इसमें एक ही क्षण या फिर मतलब चरम विवर्ती से बिंदु की दूरी के रूप में दर्शाया गया है। इसमें जो संपीड़न और जो विरलन होता है उसके बारे में बताया गया है। ध्वनि तरंगों का निर्माण मूल रूप से वायु कणों के वैकल्पिक संपीड़न और विरलन के कारण होता है। संपीड़न से विरलन एवं पुनः विरलन से संपीड़न के कारण दाब में पूर्ण परिवर्तन से एक तरंग चक्र बनता है। एक चक्र बनने के लिए पहले एक संपीड़न फिर एक विरलन, मतलब एक संपीड़न फिर विरलन, ये हो गया। जैसे संपीड़न फिर विरलन फिर पुनः संपीड़न और पुनः विरलन, ऐसे एक चक्र बनता है। ध्वनि तरंगों का वर्णन उनकी आवृत्ति के रूप में किया जाता है। जो ये ध्वनि तरंगे हैं उनको वर्णन ध्वनि की उसकी मतलब आवर्ती में फ्रीक्वेंसी में इनको किया जाता है, जिसको मेजर किया जाता है चक्र प्रति सेकंड में मेजर किया जाता है। इसकी जो इकाई होती है, यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है। आवर्ती और तरंगदैर्घ्य में प्रतिलोम संबंध होता है, अर्थात ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब तरंगदैर्घ्य में यानी जो वेवलेंथ है उसमें वृद्धि होती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, और जब वेवलेंथ घटती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। आयाम और आवृत्ति दोनों भौतिक विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त ध्वनि की तीन मनोवैज्ञानिक विमाएं होती है: ध्वनि की तीव्रता, तारत्व और श्रवण विशेषता। यानी कि ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस, उसके आयाम से निर्धारित होती है। ध्वनि तरंगे जिनका आयाम अधिक होता है या वे अधिक तीव्र, और जिनका आयाम कम होता है वे कम तीव्र सुनाई पड़ती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। पिच का संबंध ध्वनि की उच्चता और न्यूनता से होता है। आवर्ती ध्वनि तरंगों की तारत्व को निर्धारित करती है। आवर्ती उच्च होने पर तारत्व यानी कि जो उच्च होती है उसके जो मतलब ध्वनि की जो परास होती है, श्रवण की जो परास है, सामान्यतः 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। टिम्बर का संबंध ध्वनि की प्रकृति या उसकी क्वालिटी से होता है। उदाहरण के लिए कार के इंजन की ध्वनि तथा एक व्यक्ति से बातचीत करने की ध्वनि विशेषता उसका जो टिम्बर है के आधार पर भिन्न होती है। ध्वनि गुण अपनी ध्वनि तरंगों की जटिलता को प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पाई जाने वाली अधिकांश ध्वनियाँ जटिल होती हैं। ये हमने देखा कि ऑडिटरी सेंसेशन क्या है। फिर हमने एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर और मिडल ईयर, ये तीनों देखें। जो तीन सेगमेंट होते हैं उनको देखें, इनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में बात की। फिर कि जो साउंड वेव होती है उनको कोक्लियर रिसीव करती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, और साउंड को किस में मेजर करते हैं, और लाउडनेस क्या है, पिच क्या है, इसके टिम्बर क्या है, उसकी रेंज कितनी होती है, ये चीज़ें हमने जानी। तो जो ध्वनि की जो तरंगे होती हैं उनको हम मतलब फ्रीक्वेंसी के रूप में मेजर करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है उसको हर्ट्ज कहा जाता है। ये देखा। थैंक यू।